हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 4 को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। इनमें रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? मतलब कि कोई एक रिएक्टेंट किसी अदर रिएक्टेंट से क्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, मतलब कि कोई एक पदार्थ है किसी दूसरे पदार्थ से रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा। जैसे हम जानते हैं कि हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है NaOH प्लस HCl बनता है। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक रिएक्शन हो रही है। तो सेम उसी टाइप से हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की जब रिएक्शन हम किसी दूसरी रिएक्टेंट से करवाते हैं, किसी दूसरे पदार्थ से करवाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर कोई 4 रिएक्शन दे के रखी है, आपको 4 रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें कि दहन हम स्टार्टिंग दहन से करते हैं। कंबशन जिसे बोला जाता है कंबशन, दहन मीन्स की बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है वर्ड है, जिसमें कि किसी पदार्थ का जलना। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जलेगा तो हमें ऊष्मा भी मिलेगी और उससे प्रकाश भी प्राप्त होगा। जैसे कि सपोज हमने कार्बन को जलाया या कोयले को जलाया। ठीक है, कोयला मतलब कि कार्बन कंपाउंड ही है, कार्बन ही उसमें होता है। और किसी भी चीज को जलाने के लिए हमने यहाँ पर लिया कोयला, कोक लिया या कोल लिया। किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और साथ में हमें हीट मीन्स ऊष्मा और लाइट प्राप्त होगी, प्रकाश प्राप्त होगा हमें। तो ये प्रक्रिया होती है दहन की, जिसमें कि हमें किसी भी पदार्थ को जलाने पर किसकी प्रेजेंस में जलेगा। कोई भी पदार्थ कब जलता है, जब उसे ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये पदार्थ क्या करते हैं, कार्बन यौगिक क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं और साथ ही साथ हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, या हमें ये प्राप्त होता है। जैसे बहुत ही इजी लैंग्वेज, इजी एग्जाम्पल लेते हैं हम। इजी एग्जाम्पल हम हमारे घरों में यूज करते हैं LPG गैस। LPG गैस भी एक क्या है, कार्बनिक यौगिक ही है, जिसमें कि इस गैस को है ना, इस गैस को जब हम बर्न करते हैं, जैसे कि सपोज हमने LPG गैस लिख लेते हैं यहाँ पर। LPG गैस ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी। हम जानते हैं हमारे गैस बर्नर में कई छोटे छोटे होल होते हैं, इन होल के द्वारा ही ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है और मिलकर के ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तभी तो भोजन जो है पकाया जाता है हीट और ऊष्मा के द्वारा और लाइट प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसी तरह से एक एग्जाम्पल है CNG का। CNG जिसे हम जानते हैं एज अ फ्यूल यूज करते हैं, व्हीकल में यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक होता है वो कौन सा होता है, मेथेन। यहाँ CNG में सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बनिक यौगिक होता है वो होता है मेथेन का। मेथेन भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में ये बर्न होगी तो यहाँ पर हमें हीट और लाइट प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दहन की प्रक्रिया होती है तब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और चीज है कि यदि हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक लेते हैं, मतलब कि अनसैचुरेटेड, तो इससे प्राप्त होने वाला जो धुआं होता है वो काला धुआं होता है, जिससे कि बर्तन जो है, जैसे कि हम घासलेट की केरोसिन की बात करते हैं, तो ये क्या होता है,
इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संख्या ज़्यादा होने के कारण कभी कभी काला धुआं भी प्रोड्यूस करने लगता है ये। लेकिन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं मीन्स सैचुरेटेड मीन्स जिनमें कि एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इनको यदि हम बर्न करते हैं तो हमें इस क्रिया में जो स्मोक प्राप्त होता है वो कैसा होता है, बहुत ही क्लियर होता है। जैसे कि हमारे घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस है या सीएनजी है, इससे बहुत ही कम प्रदूषण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो हमने लेके रखे हैं वो कैसे हैं, सैचुरेटेड है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। संतृप्त कार्बनिक यौगिक हमें क्लियर स्मोक देते हैं, उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और यदि सपोज गैस घरों में जो यूज़ करने वाले गैस बर्नर है, उन गैस बर्नर में यदि होल कहीं से भी पैक हो जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे बर्तन जो है पीछे से उनकी तली जो है वो धीरे धीरे काली होने लगती है। वो इसका यही वजह है कि उसे पर्याप्त मात्रा में बर्न होने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रुक चुकी है, कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है दहन की, जिसमें कि हमने पढ़ा कार्बनिक यौगिकों के बारे में। और नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में बहुत ही इजी शब्दों में कहें तो ऑक्सीजन का ऐड होना है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड होना। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, तो हमें कार्बनिक यौगिक का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया C2H5OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनॉल। इसका नाम है एथेनॉल। ये एथेनॉल क्या करेगा, इसमें हमको एक अभिकारक कहें या रिएजेंट कहें या ऑक्सीकारक कहें, ये हमें लेना पड़ेगा। ये हमने लिया KMnO4। कैसे लिया हमने, बेसिक लिया। बेसिक मीन्स क्षारीय प्रकृति का लिया। तो इससे क्या होगा, KMnO4 की प्रेजेंस में जो इथेनॉल है या C2H5OH है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब कि मैंने आपको बताया अभी ऑक्सीजन का ऐड होना, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, मतलब ये KMnO4 इसमें एक ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। तो क्या होगा, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या प्राप्त होता है, एक एसिड, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह COOH का, तो ये हमें प्राप्त होता है। और इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड या अम्ल, यह हमें प्राप्त होता है। ठीक है, कब हम ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ऐड होना, सीधी सी भाषा में ऐड होना मतलब कि ऐड कौन करवा रहा है, या किसी की प्रेजेंस तो लेना पड़ेगी तब जा करके ये ऑक्सीजन किसी कार्बनिक यौगिक में ऐड होगा। और कोई कार्बनिक यौगिक हमने क्या लिया है, एथेनॉल C2H5OH, और किसकी प्रेजेंस में, KMnO4, जो कि कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर का है। ये इसको ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगा और ये किस में बदल जाएगा, एक एसिड में, एक अम्ल में, और हमें प्राप्त होगा एथेनोइक एसिड। ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीकरण की। अब हम अगला पढ़ते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या होगा, संकलन इंग्लिश में यदि आप थोड़ा सा देखें तो इसका नाम होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब कि ऐड होना। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐड करवा रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, ठीक है, और यहाँ पर हम एक कैटलिस्ट लेंगे, और ये कैटलिस्ट लिया हमने निकिल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, या कैटलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, नाम से ही समझ आना चाहिए कि उत्प्रेरक जो क्रिया को प्रेरित कर दे, जो क्रिया को आगे बढ़ाता है, वो उत्प्रेरक होता है। तो यहाँ पर हम संकलन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन में निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी यदि स्ट्रक्चर को हम ओपन करते हैं तो कैसे लिखेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और प्रत्येक कार्बन से दो दो हाइड्रोजन ऐड है। एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। निकिल क्या करेगा? इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेगा, इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होगी। यहाँ पर हम एरो की साइन पर लिख सकते हैं। निकिल उत्प्रेरक, निकिल कैटेलिस्ट भी लिखना है आपको। जो भी हम यहाँ पर कैटेलिस्ट लेते हैं या रिएजेंट लेते हैं उसे हम एरो के साइन के ऊपर लिखते हैं। और क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर? H2 ऐड हो रहा है, तो ये हम यहाँ पर एरो के साइन पर लिखेंगे। और ये H2 ऐड होगा जैसे ही, तब क्या होगा? ये बंध जो है टूट जाएगा। एक चीज ये हमेशा याद रखें कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं वो ज्यादा सक्रिय होते हैं, मतलब आसानी से क्रिया कर लेते हैं। लेकिन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, जिनमें कि एक बंध है, वो आसानी से टूटते नहीं है, आसानी से क्रिया नहीं करते किसी के साथ। लेकिन ये जो है अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसने क्या किया? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये किस टाइप का है? डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। और इसमें दो कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो हमने सीरीज का नाम बताया था। दो कार्बन वाले को हम कहते हैं इथीन, और यहाँ पर सफिक्स हमने इन लगा दिया, इथ कहेंगे, और ये इथीन। इथीन, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन जैसे ही ऐड होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड जब टूटेगा तब अब कार्बन कार्बन के बीच एक ही बंध बना है, अब हर कार्बन की एक एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी। ये मुक्त संयोजकता हमने बना दी, और ये पहले से ही प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब टोटल 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए। अब इनकी मुक्त संयोजकता हो गई, और इन मुक्त संयोजकता से अब ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये बंध जो है अब ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन, मतलब कि हाइड्रोजन का यहाँ पर ऐड हो जाना, किसकी प्रेजेंस में? निकिल कैटेलिस्ट, निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन होती है संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन प्रतिस्थापन, मतलब कि एक की जगह पर कोई दूसरा परमाणु हो सकता है या कोई रिएजेंट, कोई एटम हो सकता है, तो इस तरह से वो आकर के जुड़ जाता है, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमने लिया CH4, एक एग्जांपल CH4। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सनलाइट, मतलब सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में, और इसमें हम क्लोरीन गैस को ऐड करवाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सैचुरेटेड कार्बन जो है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उनमें वो ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते, अक्रिय होते हैं, इसलिए इनको कुछ विशेष परिस्थितियों में ही क्रिया करवाया जाता है। तो इस मेथड को हम विशेष परिस्थिति कौन सी ले रहे हैं? सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिप्लेसमेंट अभिक्रिया शो करता है। ठीक है, इसकी यदि स्ट्रक्चर को हम ओपन करते हैं तो इस तरह से बन जाएगा। ये मेथेन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, हम ऐड क्या कर रहे हैं? जोड़ क्या रहे हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, मतलब कि एक को तो हटना पड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, तब जाकर के क्लोरीन ऐड होगा। तो हम यहाँ पर सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ हाइड्रोजन हट जाएगा, अब कौन जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लिखोगे? CH3Cl। तो इस तरह से ये रिएक्शन और आगे भी बढ़ती जाती है। ये रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी मैं आपको यहाँ फिर से लिखकर बताती हूँ। हमें अभी प्राप्त हुआ था CH3Cl, या फिर से थोड़ा सा लिख लेते हैं। CH4 की रिएक्शन हमने करवाई सनलाइट की प्रेजेंस में, Cl की साथ रिएक्शन करवाई है, तो हमें अभी प्राप्त हुआ था CH3Cl, मतलब कि एक हाइड्रोजन निकला और
एक Cl उसकी जगह जाके जुड़ गया। अब ये एक हाइड्रोजन और यहाँ 2 Cl थे, तो HCl बना लेगा ये यहाँ पर। ये आगे फिर से रिएक्शन कर सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर से क्लोरीन गैस लेंगे, फिर से एक हाइड्रोजन जो है हट जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा एक और Cl। अब हो जाएगा CH2Cl2 और यहाँ फिर से HCl निकलेगा। फिर से इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन गैस के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Cl3। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती जाती है और इसी को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम सभी ने सुन रखा है। तो ये रिएक्शन होती है, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि इसने क्लोरीन ने एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते गया और खुद जुड़ते गया, तो ये कहलाती है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, मीन्स कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। हमने किसी और से रिएक्शन करवाई है तो हमें क्या प्राप्त हुआ। अभी मैंने आपको संकलन अभिक्रिया बताई थी। संकलन अभिक्रिया में जो हमें प्राप्त हुआ था, हमने रिएक्शन करवाई थी CH2 डबल बॉन्ड CH2 की। संकलन मीन्स एडिशन रिएक्शन करवाया था निकिल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन गैस इसमें ऐड हुई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको नाम बताया था, इसका नाम था इथीन। और अब जो यहाँ पर प्राप्त होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ जो ये प्राप्त होगा ये सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा और इसको हम कहेंगे इथेन। मैंने आपको नाम नहीं बताया था, तो ये नाम आप यहाँ पर नोट कर लेना कि जो हमें संकलन अभिक्रिया में इथीन की जब हम H2 हम ऐड करवाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा एथेन, मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर से वही कह रही हूँ कि इन सबको बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये था रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपको समझ आता है पार्ट, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।